ऑपरेशन सिंदूर के पहले हिस्से में जो प्रहार हुआ है पाकिस्तान पर, उससे ज्यादा बड़ा प्रहार होगा और ज्यादा भीतर तक घुसकर होगा। यह किसने कहा है भारत की तरफ से? ध्यान से देखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं प्रतिशोध जारी है। प्रतिशोध यहां नहीं, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी जारी है। वहां से आज क्या खबरें आ रही हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस खबर के साथ शुरुआत करता हूं भारतीय सेना की। पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी, अब की बार और अंदर घुसकर मारेंगे। इस बार पहले से ज्यादा बुरी तरह मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में आतंकी अड्डों के साथ कई एयरबेसेस किए गए थे तबाह, लेकिन वो तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये कह दिया गया है भारत की तरफ से। इस समय इस बयान के आने के मतलब क्या है? एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव और मेजर गौरव आर्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर साहब, इस समय ये बयान क्यों आया है? देखिए साहब, प्रधानमंत्री साहब बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, कुछ समय के लिए रुका है। और ये इस वक्त ये बयान इसलिए भी आया क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान का इलाज पूरा नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ। ये जैसे कि डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, डॉक्टर कहते हैं ना 5 दिन लेना दवाई, कोर्स पूरा नहीं हुआ। कोर्स पूरा नहीं हुआ। 3 दिन के बाद बुखार खत्म हो गया, लेकिन कोर्स पूरा नहीं हुआ। अब कोर्स पूरा होना बाकी है और कोर्स पूरा होगा। जो कह रहे हैं कि अंदर तक घुसकर मारेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को एक चस्का लग गया, जैसे मुंह में खून लग जाता है ना, कि नए नए हथियार बनाओ और पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट करो और दुनिया को बोलो कि ये देखो, ये मारा था, ये मरे, ये पिटे, ये खरीदो। मुझे लगता है पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है और अच्छी बात है, होना चाहिए। आप क्यों फायरिंग रेंज पे चला रहे हैं इसको? आप चलाइए पाकिस्तान के ऊपर, तभी सुधरेगा वो। फायरिंग रेंज में चलाने से बेहतर है सीधे सीधे चलाओ पाकिस्तान पर और सीधे मैसेज दो दुनिया को कि देखिए हथियार बनाने। लेकिन सर, J-35A, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं J-35A तो मीडिया में है, मैं तो ले ही नहीं रहा हूं। अरे लीजिए, हम लोग ये जरूर गौरव के डर के मारे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बोल दिया ये J-35A भी चला जाएगा PL-15 की तरह। नहीं, इतनी खबरें आ रही थी कि चाइना देगा, चाइना डिस्काउंट में सेल लगा के 50% ऑफ में देगा। अब उनसे पूछा गया कि सर व्हाट अबाउट J-30? दिस इज ऑल इन द मीडिया। एक और चीज बोली उन्होंने। उन्होंने ये बोला कि ये तो अपने शेयर प्राइसेस को उछाल लाने के लिए खबर है। ये तो उनके शेयर प्राइसेस है, उनको ऊपर करने के लिए कर रहे हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। चाइनीज डिफेंस का जो मार्केटिंग विंग है वो ये कर रहा है। दिनेश, अब मुझे लग रहा है ये ऑप सिंदूर का ऐसा असर पड़ गया है कि सारे उनके नेता अभिनेता कंफ्यूज्ड है। नहीं, मेरे को लगता है सिर्फ फील्ड मार्शल जो है इधर से उधर जा रहे हैं, वो भी कंफ्यूजन है। किस लेवल पर? क्योंकि वो जो कॉकपिट में बैठा हुआ J-35A में पाकिस्तानी पायलट की तस्वीर आई थी, वो तो चाइना ने ही वायरल कराई थी। चाइना ने वायरल कराई थी। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने बोला कि सरदार मैंने आपका नमक खाया है। जब गया वहां पे तो फिर ट्रंप ने इसको बोला कि अच्छा बेटा, पैसे तुम हमसे ले रहे हो और हथियार तुम खरीद रहे हो चाइनीज। देखिए ना, साफ सीधी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुत्ता भी पालूं और भौंकूं भी, दोनों काम नहीं हो सकते। जब पाल रखा है तो वही भौंकेगा, और वो चाइना के कहने पे क्यों भौंके? आप देखिए, 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना है, अमेरिका उनको 5th जनरेशन नहीं देगा, लेकिन अमेरिका ये जरूर कर सकता है कि अगर पाकिस्तान ने चीन से लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट तो उनकी चूड़ियां कर सकता है बहुत बुरी तरीके से। एक और बात बता दूं, एक चीज दिनेश, 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना हाथी पालने ऐसा है। अपने को खाना नहीं मिल रहा, हाथी कैसे खिलाएंगे? अरे सर, 50% डिस्काउंट में मिल रहा था, इससे ज्यादा क्या ऑफर करता? खाना तो खिलाना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। आप फ्री में ले लो, आप फ्री में दे दो, पाकिस्तान फिर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसके $1000 पर आवर का उसकी फ्लाइंग की कॉस्ट है, $40,000 पर आवर, $40,000 पर आवर, एक जहाज। माय गॉड। और दूसरा सुन लीजिए, एक फंस गया त्रिवेंद्रम में, निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा है, वो तो इतने लोग मिलकर नहीं निकाल पा रहे, तो पाकिस्तान के सर पड़ गया तो क्या करेंगे? उसकी चेन उतर गई। उसकी वाकई नहीं, लेकिन एक बात और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये इसका पाकिस्तान का सुहाग है कौन? अमेरिका है कि चाइना है? उसके 3-4 सुहाग हैं। एक ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के जैसे वो एक शक्ति कपूर की फिल्म थी ना, कह रहा था कि 2-2 बाप वाली, है ना? इनके 5-5 हैं। इनमें चाइना भी है, सऊदी अरेबिया भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, ADB भी है, IMF भी है, अमेरिका भी है। ये अलग अलग लोगों से अलग अलग बाप बनाता है पाकिस्तान, कभी इस बाप से कभी इस बाप से, और हर एक बाप से पॉकेट मनी लेता है। यही दिख रहा है आपको। लेकिन अगर आप इनसे जाके पूछेंगे तो ये बोलेंगे होंगे तुम्हारे एक, हमारे तो 5-5 हैं। अगली खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान ने कबूला भारत के खिलाफ जंग में उसे चीन की तरफ से मदद मिली थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत से युद्ध में चीन ने सैटेलाइट से की थी मदद। J-35A मना करो, लेकिन मदद को स्वीकार कर लो ताकि यह पता चलता रहे कि सुहाग तुमको भी तस्लीम करते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साहब, वो इसने बोला ख्वाजा आसिफ ने, दिस इज वेरी नॉर्मल। कहता है सर सुन लीजिए, एक बार इसकी बात सुन लीजिए।
तो मेजर साहब ये जो घास पत्ती से ढक के इन्होंने एक टैंक खड़ा किया था और स्टेज बना के ऐसा खड़ा कर दिया, तो ख्वाजा आसिफ गिरने वाले दिख रहे थे। वो चीन ने नहीं बताया कि गिर जाओगे, बायां पैर बाहर निकला हुआ है। नहीं, देखिए साहब, साफ सीधी बात है, चीन, उसके नीचे टैंक भी था, किसको पता, हो सकता गत्ता ही हो। ठीक है, ये अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, चाइना हमारे साथ शेयर करता है। चाइना ने तुम्हारे साथ ऑपरेशन सिंदूर का क्या शेयर करा ये तो बताओ। तुम्हारे सारे जो एयरपोर्ट हैं, एयर स्ट्रिप हैं, हैंगर है, सब तबाह हो गए, तुम्हारे शहरों पे बम गिर गए, तो चाइना ने शेयर क्या करा? ये कौन से शेयर की बात कर रहा है? ये शेयर बाजार के शेयर की बात कर रहा है। एंड में अगर चाइना ने सैटेलाइट इमेजेस आपको दी, जो ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं, उसका फायदा क्या हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं कि साहब हमारा ये फायदा हुआ, इंडिया के अटैक करने से पहले हमें पता लग गया कि इंडिया अटैक करने वाला है, तो हमने इंडिया के ये वाले प्लेटफॉर्म्स हमने नस्ते नाबूद कर दिए। कुछ तो होगा उसका भाई, कुछ तो होगा। चाइना ने आपके साथ इंटेलिजेंस शेयर करा है। कैसा खाक इंटेलिजेंस शेयर करा है? जब मन चाह रावलपिंडी को ठोका, जब मन चाह वहां पे बावलपुर में एक मिसाइल मारी, अच्छा मुरीद के लो सुई वहां पे गया और सब कुछ मार के नूर खान का सब बिल्कुल उन्होंने हलवा बना दिया। और कह रहा चाइना ने इंटेलिजेंस बड़ा अच्छा दी। चाइना ने ये बोला होगा तुम वहां पे कल मार खाने वाले हो, बेटा तैयार रहना। दिनेश ये सोचो, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए। अपनी बदनामी करा रहा है, अब कह रहा है उन्होंने किया था, उनकी भी बदनामी करा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इतना ही नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ का एक बड़ा बयान है कि चीन के साथ फाइटर जेट डील को लेकर हमारी ये सब बातें सिर्फ मीडिया में है। यही मैं आपको बता रहा था, मीडिया में है, और ये केवल चाइना ने अपने डिफेंस वाले मार्केट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया। ये भी सुन लीजिए इन शब्दों में कहा गया है। ये तो बड़ा अनगाइडेड मिसाइल है। और जो आपको नहीं दिख रहा मैं आपको बता देता हूं, उसके फौरन बाद ख्वाजा आसिफ ने मुनीर को फोन किया। मुनीर साहब मैंने ठीक कहा ना, कहीं कुछ गलत तो नहीं निकल गया मुंह से? मुझे पक्का यकीन है इसके बाद ये हुआ। भाई साहब ये गया है, इसने अपने अब्बू को फोन करा। हाँ। आसिम मुनीर को, आसिम मुनीर ने अपने अब्बू को फोन करा। कौन है इस समय? व्हाइट हाउस में। अच्छा अब्बू जी मैंने ठीक तो बोला? हाँ बेटा ये ठीक बोला तूने। चाइनीज इक्विपमेंट मत खरीदना। ट्रंप क्या करेगा अब? ट्रंप इनको लोन देगा। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि यही चीज ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ करी है। जेलेंस्की ने बहुत बड़ा ट्वीट करा कि अब हम अमेरिकन इक्विपमेंट खरीदेंगे। अब जितना भी थर्ड रेट अमेरिकन इक्विपमेंट है, पहले अमेरिका इनको लोन देगा। वो लोन देने के बाद अमेरिका बोलेगा कि लोन पे तुम हमसे वो घटिया इक्विपमेंट खरीदो। और जितनी भी इक्विपमेंट फेज आउट हो रही है, जो भाई ट्रंप बिजनेसमैन है, ट्रंप कह रहा है कि अगर इनको चूना चाइना लगा सकता है तो हम क्यों नहीं लगा सकते चूना? हम भी जरा 8-10 अरब डॉलर का चूना लगा दें। यही होगा। और ये कारोबार जितना ट्रंप को इस समय समझ में आ रहा है, हर चीज में आप देख रहे हैं वो कारोबार की बात करते हैं, फिर ये मौका क्यों जाने देंगे? अरे भिखारी ही सही, लोन ही सही, देना है तो अपना कबाड़ क्यों ना दें? और ईरान के फोर्डो एटमी सेंटर के बाहर खड़े ट्रक पर ट्रंप का बयान, चलिए ये भी सुन लीजिए। ट्रंप साहब को आज नया इल्हाम हुआ है, उसके बारे में जरा ये ऐलान सुनिए। ट्रंप ने कहा यह ट्रक यूरेनियम ले जाने के लिए नहीं बल्कि मजदूर ले जाने वाले ट्रक थे। ट्रंप ने कहा यूरेनियम को हटाना बहुत लंबा और खतरनाक है, बहुत भारी काम होता है ये। फोर्डो एटमी सेंटर से यूरेनियम को हटाने की खबर आई थी, मैंने आपको दिखाया था प्रतिशोध में, ट्रक लगे हुए थे, कहा गया रातों रात हटा दिए गए हैं। 19 तारीख को जैसे ही बॉम्बर उड़े वहां से यूरेनियम गायब कर दिया गया, यह खबर आई थी। पहले इस बात को कंफर्म खुद ईरान ने कहा कि हाँ हमारा यूरेनियम हमने बचा लिया है। अब इधर ये साहब कह रहे हैं नहीं वो तो मजदूर निकालने के लिए आए थे। आगे ईरान ने क्या कहा है वो भी आपको फिर पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन साहब ये 16 ट्रक वहां मजदूर निकालने गए थे और टेलीफोन इनके पास आया था। और ट्रंप, मुझे लगता है ट्रंप ने प्रतिशोध तो नहीं देखना शुरू कर दिया। वेरी गुड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आई लाइक इट। एनीवे ये देखिए बात, ये अपनी ये जो इज्जत है ना इसकी, ये अपनी इज्जत बचा रहा है। इसके इंटेलिजेंस वालों ने बोला कि 450 किलोग्राम जो है एनरिच्ड यूरेनियम गायब है साहब, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। ये कह रहा नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, फेक न्यूज है, फेक न्यूज। CNN ने बोला कि साहब आप ही के इंटेलिजेंस वालों को हम कोट करके ये आपको बता रहे हैं कि फोर्डो को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आप कह रहे हो। फेक न्यूज, इसका मुंह बंद, इसने सबका मुंह बंद करवा दिया। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्या 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है कि नहीं है, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं? क्योंकि जेडी वांस जो इसका उपराष्ट्रपति है वो खुद कह रहा है कि वो 450 किलो यूरेनियम गायब है। अब भाई कुछ ना कुछ तो गायब है, सेंट्रीफ्यूज भी गायब है, यूरेनियम भी गायब है, और खमेनेई अभी तक सुप्रीम लीडर है। तो जो एटम बम बनना है या न्यूक्लियर वेपन बनना है, ठीक है चलो जुलाई में नहीं बनेगा, अगले साल जुलाई में बन जाएगा, तो अगले साल। और अब देखिए अगली खबर देखिए और इस डॉट को कनेक्ट कीजिएगा। यहां आपने क्या देखा, ट्रंप कह रहे हैं
कि वो जो 16 ट्रक थे मजदूर निकालने गए थे फोर्डो में। अब ये खबर देखिए, अमेरिकी हमले में एटमी साइट्स बुरी तरह तबाह कह रहा है ईरान, माफ कीजिए। पहली बार ईरान ने भी खुलकर यह स्वीकार किया कि हमारी एटमी साइट्स तबाह हुई हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे परमाणु प्रतिष्ठान तबाह हुए, यह बात निश्चित है। उन्होंने अमेरिकी हमले की घोर निंदा की। कितना फिक्स मैच है सर भाई साहब, ये चूरन खिला रहा है। देखिए साफ सीधी बात है, ट्रंप कह रहा है मैंने तबाह कर दिया, सीज फायर कर दिया, नोबेल प्राइज दे दो, बहुत शानदार ऑपरेशन है। अमेरिकन ने ताली बजाई, बजा ली। अब ईरान कहता अगर हम बोलेंगे तबाह नहीं हुआ तो ये फिर मारेंगे। तो तुम पहले बोल दो कि सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बहुत बुरे लोग हैं अमेरिकन, उनका भी फायदा हो गया। इसमें फंस गया इजराइल, क्योंकि इजराइल को आपने सीज फायर भी करवा दिया, इजराइल से आपने सब कुछ करवा दिया। ये बिल्कुल फिक्स्ड मैच है। और जो ट्रंप ने करा है ना, ट्रंप हैज डन ग्रेट डिससर्विस। ट्रंप ने मामला इतना खराब कर दिया, रायता फैला दिया। किसी चीज में पढ़ो मत, मैं तो साफ कह रहा हूं दिनेश भाई, किसी चीज में पढ़ो मत। अगर पढ़ते हो तो पूरा काम करके निकलो, वरना अंदर मत घुसो। तो ट्रंप ने यहां इजराइल के लिए स्थिति बड़ी ऑकवर्ड कर दी। इजराइल क्या सोच रहा होगा सर? सोचना क्या है, आप देखिए दोनों तार जोड़िए। उसने कहा मजदूर आए थे, मजदूर जरूर गए होंगे। अगर अंदर से निकालना भी है सेंट्रीफ्यूजेस को तो मजदूर चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए, तो चाहिए। वो भी ठीक बोल रहा है, लेकिन सामान गायब हो गया, वो भी ठीक है। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि मजदूर गए थे, लेकिन वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सामान साथ में लेकर चले गए। बात रही, आपने दूसरी बात पूछी कि अब क्या करें। उधर बोल दिया कि इन्होंने कहा तबाह हो गया। ये मिक्स तो पूरा फैक्ट, ये मैच पूरा फिक्स लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अब ये कहा कि मुझे नोबेल प्राइज लेना। क्या बात है सर, आपने क्या बात कही है, अंडरलाइन करने वाली बात है। भाई साहब, मजदूर गए क्यों थे वहां? सिनेमा देखने गए थे? मजदूर किस लिए गए थे वहां? 16 ट्रकों में भरकर अगर मजदूर गए थे तो किस लिए गए थे? फिर उन्होंने क्या किया वहां? ये बात जो अभी पीके श्रीवास्तव सर, गजब की बात आपने अंडरलाइन की। अगली खबर दिखाता हूं, सभी B2 बॉम्बर वापस अमेरिकी बेस पर नहीं लौटे। भाई साहब, ट्रंप कह रहे हैं सारे B2 बॉम्बर सुरक्षित लौट आए। ईरानी साइट्स पर अटैक करने 2 ग्रुप में गए थे बॉम्बर, दूसरे ग्रुप का बॉम्बर अब तक अपने बेस पर नहीं लौटा है। 5 दिन से होनोलुलु में फंसा हुआ है एक बॉम्बर। ये भी ट्रंप साहब नहीं बता रहे हैं। नहीं, ये कुछ नहीं बता रहे, वहां पे फंसा हुआ है। देखिए साफ सीधी बात है, इसको किस तरीके से ईरान अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करेगा, ये देखने वाली बात है। ईरान कहीं कल परसों ये ना बोल दे कि एक B2 को हमने मार दिया। उन्होंने 3 F-35 के बारे में तो बोला ही था कि हमने 3 F-35। अच्छा, जिसने क्वेश्चन करा, जिस ईरानी ने यह बोला कि भाई आप कह रहे हो कि आपने F-35 मार दिया इजराइल के, जरा मलबा दिखाओ, तो बोला तू गद्दार है, इसको पकड़ के लाना जरा। ये लोग सोशल मीडिया पे जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ईरानी उनको पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, उनको गद्दार करार दे रहे हैं। ये काम हो रहा है ईरान के अंदर। ओ, लेकिन ये B2 बॉम्बर, ये तो प्रतिष्ठा पर अमेरिका की बहुत बड़ी चोट है। अगर दो चीजें बड़ी चोट हो गई, दोनों क्रम में हो रही हैं। F-35 वहां फंसा है, निकल नहीं पा रहा है। B2 निकला तो पहुंच नहीं पाया। अब लोग समझेंगे ये कैसे स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये B2 कैसे स्टेल्थ बॉम्बर हैं। B2 का मुंह होता तो बोल पाता कि भाई साहब 2-3 साल में रिटायर हो रहा था, मेरी इज्जत बची रहने देते, रेडार आ जाते, कम से कम मेरे ऊपर ये तोहमत ना आती। लेकिन देखिए बात तो ठीक है, बात गलत नहीं है, बात गलत नहीं है। स्टेल्थ का क्या मतलब है कि किसी को नहीं पता। स्टेल्थ का मतलब ये किसी को नहीं पता। अब सच में किसी को नहीं पता। रेडार को दुश्मन के नहीं पता तो ठीक है, ये मालिक को भी नहीं पता। ये कह रहे हमें खुद नहीं पता। ये बिल्कुल उसी तर्ज में है जैसे ट्रंप कहता है कि आप, मैं क्या सोच रहा हूं मुझे नहीं पता, मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता, और कल क्या करूंगा मुझे बिल्कुल नहीं पता। सर वैसे इससे बढ़िया स्टेल्थ, इससे ऊंची स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है कि खुद बनाने वाले को यह पता ना चले कि लौटा कि नहीं लौटा। एक पाकिस्तान की तिरपाल टेक्नोलॉजी और एक अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। कह रहे किसी को नहीं पता, ना दुश्मन को पता, ना हमें पता, ना किसी को पता, सब बाजार लुट गया, किसी को कुछ नहीं पता। एब्सोल्यूट स्टेल्थ। ये अगली खबर देखिए, खामेनेई को लेकर बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। खामेनेई का खात्मा चाहता था इजराइल। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज का कबूलनामा, खामेनेई पहुंच में होते तो मार देते, हत्या की योजना बनाई लेकिन मौका नहीं मिला। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के बारे में कहा गया, खामेनेई को मारना चाहता था इजराइल, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इजराइल को, मोसाद को पता चला खामेनेई कहां है, इन्होंने ट्रंप को लगाया फोन, कहा भाई साहब यहां पे बैठा हुआ है, हमारे पास पूरी सूचना, हम कर दे। अब ये भाई साहब जो हमको मालूम है खामेनेई कहां है, लेकिन फिलहाल हम उनको नहीं, कहीं इससे तो पूरा खेल नहीं बिगड़ा। मैं बता रहा हूं आपको, ये ना ट्रंप को बताना, अगली बार जैसे अमेरिकन ने ओबामा के टाइम पे बहुत बढ़िया बात करी थी, एबटाबाद में उन्होंने सील टीम 6 भेजी, ओसामा बिन लादेन को मारा, पाकिस्तानियों को नहीं बताया। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तानियों को बता देंगे सीक्रेट लीक हो जाएगी। अब ये उल्टी नदियां बह रही है। उल्टी गंगा में क्या है कि इन्होंने, इजरायलीज ने बता दिया अमेरिकन को
इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये इसके भाई के मुंह में भी तो दही नहीं जमा, ये कहीं भी कुछ बोल देता है। मैं आपको एक बात बताऊं, खैर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये खमेनाई को मारने की कोशिश ये इनकी जारी रहेगी। किसी को ये गलतफहमी ईरान में या पूरी दुनिया में नहीं है, जो भी इजरायली इसको जानता है 1%, इस बार वो कामयाब नहीं हुआ, लगे रहेंगे। या तो इजरायली मारेंगे या नेचुरल कॉजेज से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इजरायलीज ने प्लान बना लिया तो किसी को भी, अगर म्यूनिक में जो मैसेकर हुआ था आपको पता ही है, बिल्कुल 10 12 15 साल लग गए, वो खोजते रहे 10-12 साल के बाद कोई सड़क में मिला, तब जाके उसको उठा। ये इजरायली पीछे पड़ गए हैं। अब इसकी जगह जो भी आएगा, ये तो 86 साल का है, ये 86 साल का है, इसके बदले में जो आएगा अब इजरायली उसके नहीं। लेकिन ये खामेनेई को लेकर अगर ये बात थी भी, मान लीजिए इजराइल को ये पता चला कि भाई साहब वो वहां पे थे लेकिन हम नहीं मार पाए, तो इजराइल जैसा देश इसको सार्वजनिक रूप से क्यों कह रहा है? उनके रक्षा मंत्री क्यों कह रहे हैं? यही समझने वाली बात है। खामनेई को बचा के रखना इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि खामनेई अगर चला गया तो ये भी हाथ से निकल सकता है। हमारे सामान कैसे बिकेंगे? F-35 वगैरह बिक रहे हैं ना, कतर हाथ से निकल जाएगा। वो जो डर है ना, एक विलेन को बना के रखना है। अच्छा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो खामनेई नहीं, तो यहाँ पे विलेन को बना के रखने वाला जो हीरो है वो कौन है? वो ट्रंप है या इजराइल है? ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। वो तो महाराज ही हैं, जो सुपर पावर, वो सबको बना के रखते हैं और इजराइल को भी बना के रखते हैं। एक और चीज, जब मोसाद को पता है कि उनके नाम का बहुत बड़ा हुआ है, मैं आपको फैक्ट बताता हूं, मोसाद का बहुत बड़ा हुआ है, खासतौर से ईरान के अंदर, कि मोसाद कहीं भी घुस जाता है, कुछ भी कर देता है, क्योंकि मोसाद ऐसे पहले कर चुका है। आप छोटी सी बात सोचिए, मोसाद ने बोल दिया कि हम खमेनेई को ढूंढ रहे हैं, हम मार नहीं पाए, लेकिन हमें पता था वो कहां पे। ये मैसेज खमेनेई को क्या बताता है, और जो रेजिम है ईरान में उसको क्या बताता है कि भैया देखो, मोसाद ने मन बना लिया तुम्हें मारने का, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। देखो, मोसाद ट्राई करता रहेगा, फेल होता रहेगा, ट्राई करता रहेगा, कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होगा। आप समझिए कितनी बड़ी स्ट्रेस की बात है जब आप एक हेड ऑफ द कंट्री को, सुप्रीम लीडर है ईरान का, खमेनेई इज द हेड ऑफ ईरान, ही इज द हेड ऑफ स्टेट, एक दूसरा स्टेट कह रहा है कि हम तुम्हारे हेड ऑफ स्टेट को निपटा देंगे और हम उसकी खोज कर रहे हैं। अब क्या ये एक घर में एक रात से ज्यादा सोएगा? ये घर बदल बदल के सोएगा। ये भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, बहुत तगड़ा। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी है। बेशक आप कोई कोशिश करते इजराइल को ना देखें, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आ गया इसके बाद निश्चित रूप से दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि क्या मैं निशाने पर हूं। अगली खबर ये कि टेल अवीव में हाईवे किनारे पोस्टर्स लगे। ये पोस्टर्स क्या लगे हैं? देखिए, खामेनेई के पोस्टर लगे हैं इजराइल के टेल अवीव में। आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या की धमकी लिखी हुई है इसमें। पोस्टर पर लिखा हुआ है, नसरुल्लाह सिनवार की तरह खामेनेई भी जाएंगे। ये भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, बियॉन्ड दैट एब्सोल्यूट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। कि तो फिर कौन कह रहा है सीज फायर हो गया? और उसमें इतना स्ट्रेस डालो बिना बम मारे कि वो सोच ही ना पाए कुछ और, सिर्फ जो अपनी रक्षा करता रहेगा वो इनको मारने की क्या चेष्टा करेगा? सर वो वाली बात आएगी ना। वो तो अपने चक्कर में पड़ गया। आपने इतना फियर क्रिएट कर दिया, और मोसाद ने जिस तरीके से मारा है वहां के एयर डिफेंस नेटवर्क को, जिस तरीके से आपने वहां के लीडरशिप को खत्म किया है, साइंटिस्ट को मारा है, तो ऐसा नहीं कि आप हवा में बोल रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, दो देशों के बीच में युद्ध विराम जो है, लगता है जैसे सब कुछ अब सामान्य हो गया। सीज फायर होना क्या सब कुछ सामान्य हो जाना होता है? ये भी ऑफ सिंदूर है। सीज फायर का मतलब ये नहीं होता सामान्य हो गया, पॉज फायर है। इट इज नॉट सीज फायर, इट इज पॉज फायर। इट इज पॉज फायर। तो फिर ये किसी भी, ये पॉज अगर होता है तो ये बटन कब फिर ये जो दबी हुई है ये हट जाएगी, इससे उंगली हट जाएगी और ये पॉज समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन खामेनेई को लेकर, खामेनेई का इस पूरे चक्रवात के समय अपने आप को बचा ले जाना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी उनके मैसेजेस आ रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए, पूरे ईरान के लिए और वो तमाम लोग जो इनको अपना लीडर मानते हैं और खुद खामेनेई के लिए बहुत बड़ी चिंता, हर दिन सर्वाइवल की एक जंग उनके लिए बना दी गई। अगली खबर यह है कि रूस और चीन का खतरनाक प्लान डिकोड हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो से जंग की ज्वाइंट तैयारी। रूस हर साल 600 चीनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगा, नेटो के हथियारों से निपटने की ट्रेनिंग। तो इधर एक ब्लॉक बन रहा है क्या ये, या ये बातें हवा में मेजर आ रही? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि चाइना की जो फौज है ना, वो बैटल हार्डन्ड नहीं है। चाइना की फौज ने 1979 के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जो पिछली 79 में लड़ी थी वियतनाम से, चाइना ने बहुत बुरी मार खाई थी। तो आप ये समझ लीजिए कि चीन करीब 40-42 साल से चाइनीज फौज लड़ी नहीं है। जो लड़े थे वो रिटायर हो गए, वो निकल लिए। अब जो लोग हैं वहां पे, दे डोंट नो एनीथिंग, बड़े सॉफ्ट लोग हैं वहां पे, उनकी बड़ी सॉफ्ट फौज है। ये जो फौज है रशिया की फौज कौन सी है भाई? रशिया की फौज तो वो है
जो कि यूक्रेन के साथ 3-3.5 साल से लड़ रही है। अगर ये लड़ाई चलती रही तो ये 500-600 जो सैनिक हैं, इनको कैसे ट्रेनिंग देगा? वो बोलेगा आओ बॉर्डर पे, आओ देखो कि जब गोला सर पे आता है तो क्या महसूस होता है। लाइव फायरिंग, देखिए फायरिंग रेंज पे फायरिंग करना, फायरिंग रेंज पे फायरिंग करना और असली ऑपरेशन का फायरिंग करना, जमीन आसमान का फर्क है इसमें, जमीन आसमान का फर्क है। पूरा बैटल इनोकुलेशन हो जाता है और रशिया यही चीज सिखाएगा। हथियार एक चीज, हथियार एक चीज, चीन के पास कोई कम हथियार नहीं है अगर रूस के बनस्पत, चीन के पास भी सॉलिड हथियार हैं, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बैटल हार्डन्ड आर्मी नहीं है चाइना की। वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद लिटिल एम्परर्स कहते हैं उनके बच्चों को, दादी दादा नानी नाना हमारे घर में एक ही पोता पोती है, उसको ऐसे सजा के रखते हैं कि बिना एसी के बेचारा बेहोश हो जाता है। ये तो चाइनीज फौज है। अब उस चाइनीज फौज को अगर आपको बैटल हार्डन करवाना है कि नेटो से लोहा लेना है, तो बॉस सबसे ज्यादा इनका भरोसेमंद पार्टनर कौन है? इट इज रशिया। रशिया करेगा ट्रेड। लेकिन एक और उसमें ऐड कर दूं, इनके इक्विपमेंट भी बैटल हार्डन नहीं है, न तोप है, न जहाज है, न मिसाइल्स हैं, उसको भी तो बैटल हार्डन करना है। ये लोग तो जैसे गौरव ने बताया, बिल्कुल सही बात बताई। ये वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना में लगी, उसके बाद जो फसल पैदा हुई है वो तो एकदम पालक वालक से भी कमजोर है, छुई मुई टाइप की है। तो कौन लड़ेगा? नहीं, लेकिन ऐसे बताइए, रशिया की लड़ाई में जाके वहां शामिल होके वापस कौन आएगा? हाँ, सवाल तो यही है कि लिटिल एम्परर अगर वहां वॉर हार्डन्ड होने गए तो वहीं से कथित रूप से वीर गति को तो नहीं प्राप्त हो जाएंगे। ये एक बड़ी बात है ना। संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। हाँ? उसके बाद ही सीखेंगे। नहीं, लेकिन नेटो को एक तरीके से नेटो के अगेंस्ट एक फॉर्मिडेबल ब्लॉक बनाने की कोशिश, ये बिल्कुल सही कहा। अलाइनमेंट जो हो रहा है, हाँ। वो शायद रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया का एक अलाइनमेंट हो रहा है, क्योंकि ईरान को तो उन्होंने निपटा दिया। तो अब किसकी बारी है? अच्छा, नॉर्थ कोरिया जैसा कोई दोस्त हो तो काम का होता है क्या? बाय द वे वो बहुत बड़ा एक, जैसे कई लोग होते हैं ना कलेशी दोस्त होते हैं हमारे, कि वो रायता फैला देते हैं, फिर बाकी सारा ग्रुप मिल जाता है रायते को समेटने में। नॉर्थ कोरिया ऐसा, इसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या करे। किसी मोमेंट पे नॉर्थ कोरिया बहुत काम का है। जब अगर चीन बोले कि भाई उधर भौंक, उधर काट, इसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी कभी बिना परमिशन के, जैसे कि यह बताया गया कि 10 से लेकर 12,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया ने रशिया भेजे। वहां पे शी जिनपिंग ने किम जोंग को फोन करा कि बेटा किससे पूछकर भेजे थे तुमने? हमसे तो पूछा नहीं तुमने। तो चाइना अपसेट हो गया था, तो कभी कभी ये ऐसा भी कर देता है। तो ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह होते हैं। कभी कभी तो आप मतलब आप चाहते नहीं, आपका टारगेट हिट हो जाता है, आप बड़े खुश होते हैं, लेकिन कई बार आप ही की तरफ ये उस तरह का हाथी हो जाता है। होता आपकी फौज का है, दौड़ता भी आपकी फौज की तरफ है। अमेरिका बना रहा है नया बंकर बस्टर बॉम्ब। अमेरिका ने नए बॉम्ब का नाम रखा NGP। लीजिए, नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेटर बॉम्ब। मौजूदा बंकर बस्टर से 4 गुना ताकतवर। तो अब B2 की जगह आ रहे हैं रेडर्स, और अब ये देखिए इस बॉम्ब की तरह आ जा रहा है। ये कौन सा है? ये NGP। हमारे यहाँ नागपुर का शॉर्ट फॉर्म है ये NGP। लेकिन ये न्यू जनरेशन पेनिट्रेटर बॉम्ब आ रहा है। वहां तो संतरे हैं, लेकिन ये पेनिट्रेटर और 4 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा ताकतवर। हाँ। अब आप समझिए, 4 गुना। तो क्या ये पाताल लोक तक पहुंचना चाह रहे हैं क्या सीधे? ये 200 था, वो पेनिट्रेट करता था, ये 800 पेनिट्रेट करेंगे। अब किस बात का बंकर बनाओ? ऊपर ही रहो। तो अब कहां पे फिर आप फोड़ दो? अब कहां फोल्डो बनेगा फिर इस तरह के बाद? इसीलिए उन्होंने ये कहा है, बहुत मारा है इन्होंने। वो कह रहे हैं भैया बहुत मारा है, 4 गुना बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ? हम उसी में मार गए। लेकिन सवाल ये है कि सर, इस तरह के पेनिट्रेटर बॉम्ब केवल अमेरिका के पास क्यों है? क्योंकि इसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो इकोसिस्टम चाहिए, जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म चाहिए, वो अमेरिका के पास है। रशिया ने भी बनाया है, ऐसी बात नहीं है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो था, रूस ने भी बनाया था। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स उसको रशिया कहता था, क्योंकि उस जमाने में इनके बीच में एक रेस चली थी कि कौन और भयानक हथियार बनाएगा। लेकिन जो ये GBU-57 वैसा किसी देश के पास नहीं है, और वो डिलीवरी प्लेटफॉर्म, वो स्टेल्थ वाला। देखिए, क्या आपके पास बॉम्बर है? बिल्कुल है। क्या चाइना के पास बॉम्बर है? बिल्कुल। रशिया के पास? बिल्कुल। स्टेल्थ बॉम्बर किसके पास है? आप ये बताइए। यानी कि बॉम्बर इज अ स्लो मूविंग बॉम्बर, जो है वो फाइटर, क्योंकि बहुत लोड होता है उसमें, बहुत लोड होता है, बहुत बड़ा होता है साइज में। बॉम्बर थोड़ा सा स्लो मूविंग होता है। अगर स्लो मूविंग बॉम्बर है तो उसको, इसका मतलब चलाने के लिए आपको कम से कम, अगर एयर सुपीरियोरिटी नहीं तो कुछ तो कंट्रोल चाहिए दुश्मन के स्काइज का, कि आप अपना बॉम्बर डालें, वरना तो वहीं पर नीचे से मारेगा, गुलेल उतार देगा नीचे। दिनेश, एक और बात है, ये 13,000 किलो का था। 4 गुना का मतलब 52,000 किलो। 52, हाँ। 52,000 किलो को कौन सा जहाज लेके जाएगा? वो जहाज कैसा होगा? ये जहाज B2 26,000 ले जा सकता है। तो क्या रेडर? वो दूसरी चीज जो खास इसमें है, ये पेनिट्रेटर बॉम्ब है। वो जो फादर ऑफ ऑल बॉम्ब हम लोग जिससे डरते थे, वो एरिया कवर करता है।
ये घुस के मारता तो जीबीयू भी तो यही करता है। जीबीयू घुस के मारता हाँ जी, ये उसी का बड़ा भाई है ना। नहीं, उसका ये इसमें एक खास बात है, ये पेनिट्रेटर बॉम्ब है, उसका है। हाँ। लेकिन पेनिट्रेटर वर्ड पर ध्यान दीजिए। अच्छा, ये पेनिट्रेटर तो है। वो भी तो पेनिट्रेट करके नीचे जाता है फिर फटता है सर। जीबीयू ये जीबीयू 47 वही है। नहीं, मैं औरों से तुलना कर रहा हूं। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, उनसे तुलना कर रहा हूं। वो एरिया को करते हैं, ये पेनिट्रेट करके अंदर मारता है। तो सर मैं ये सोच रहा हूं कि अब अगर इससे बढ़ के कोई बॉम्ब बना तो उसका नाम क्या होगा? ताऊ ऑफ ऑल बॉम्ब, टीएबी। अगली चीन पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज एक है, वो बता दूं आपको। रूसी रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, S-400 की सप्लाई तेज करने पर बात हुई। Su-30 के अपग्रेडेशन पर भी हुआ फैसला। चीन के किंगदाओ में रक्षा वार्ता। इस खबर के मायने क्या है मेजर गौरव आर्य? देखिए, साफ सीधी बात है कि अमेरिका बहुत प्रेशराइज कर रहा है। सर बताएंगे बेहतर, लेकिन मैं आपको बेसलाइन बता दूं। अमेरिका चाहता है कि इंडिया फाइटर जेट्स खरीदे। इंडिया के पास अमेरिका के दूसरे प्लेटफॉर्म्स तो हैं, हेलीकॉप्टर्स तो हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो हैं, लेकिन फाइटर प्लेन्स अमेरिका के नहीं हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका का बड़ा A4 बट है। हम F-35 तब देंगे जब तुम ये S-400 को निकाल दोगे और ये प्रॉमिस करोगे वो। अब देखिए, रशिया ज्यादा रिलायबल पार्टनर है, तो ये जो बातचीत कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से, ये चीजें हैं कि ठीक है, हमारे कुछ गैप्स हैं, उन गैप्स को फिल करिए। और रूस ने तो खुली चाबी दे दी है Su-57 की। बोला भाई साहब, ये टेक्नोलॉजी, ये इंजन, ये सोर्स कोड, और बताओ ये बनेगा भी इधर। उन्होंने लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर ली, नासिक में। नासिक में कहते हैं कि Su-30 यहीं पे बनता था। 250 Su-30 आप यहां पे बना चुके हो, ये फैक्ट्री आपके लिए। रूसियों ने फैक्ट्री भी आइडेंटिफाई कर ली कि नासिक के अंदर फैक्ट्री है, यहीं पे बनाओ, 5th जनरेशन पूरा बन जाएगा, कैरी ऑन। अब वो लोग इंडिया के यस का इंतजार कर रहे हैं। अगर इंडिया यस कहता है तो रूस कह रहा है कि 2 साल के अंदर हम रोल आउट कर देंगे। तो सर इससे बढ़िया तो कोई डील नहीं है। अगर आपके पास सोर्स कोड भी है, आप ही के यहाँ बनाया जा रहा है, तो फिर क्या करना? अमेरिका कह रहा है सब ले लो। वो तो स्टेल्थ फाइटर की बात होगी। आपने S-400 को जो पूछा है, अपग्रेडेशन जी, अब हम लोग चाहते हैं कि वो तो बहुत महंगा जहाज है जी, थोड़े से लेंगे, कम लेंगे, बनाएंगे, वो बहुत बड़ी बात बताई है। अगर आपको क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मिलती है तो उसका फायदा सिर्फ उस जहाज में नहीं होता, राइट, उसका फायदा बाकी जगह भी होता है, अमेरिका में होगा, सब में होगा। तो वो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन S-400 का आपको होने से अब आपने सारी जो उनको धता बताई, वो मिसाइल सिस्टम से बताई, पहले उनको आने नहीं दिया और फिर उनको कहीं जाने नहीं दिया, राइट, दोनों काम हुआ। ये अगली खबर आप देखिए बड़े ध्यान से। यूक्रेन के एक और शहर पर रूस का कब्जा, उधर क्या चल रहा है देख लीजिए जरा। डोनेट्स्क के शेवचेंको गांव पर रूस का कंट्रोल। हर दिन एक गांव की खबर आती है। नोवोसेरिव्का में पहले ही कर लिया था कब्जा। शेवचेंको गांव में लिथियम का बड़ा भंडार भी है और इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से इस गांव को भी कब्जा लिया गया है। और ये इधर जो रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इसका पटाक्षेप होगा या ये चलने वाला, ये हमेशा आग जलती रहेगी? इसका भी नोबेल प्राइज मिलेगा। अच्छा, इसका भी आप जानते हैं किसको मिलेगा? तो ये नोबेल के लिए गौरव अनाउंस कर चुके हैं। अच्छा, बिना नोबेल प्राइज लिए, पीस प्राइज दिए, वो नहीं शांत होगा कुछ भी। तो फिर रशिया यूक्रेन के बीच में शांत करा दिया, इजराइल ईरान के बीच में शांत करा दिया, और पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में शांत कराई है। लेकिन फिर इतने से काम चलेगा? अभी और चाहिए पड़ेगा इसके लिए। ये तो नया शुरू करना पड़ेगा, गौरव की से। तो मतलब तब तक अगर नोबेल नहीं मिला तो फिर एक शुरू होगा, उसके बाद देखेंगे मिल रहा है कि नहीं तो फिर एक और शुरू होगा। बिल्कुल, ये मतलब बहुत पुरानी। लेकिन लिथियम वाला जो भंडार मिला है, ये सीरियस बात है। इतना जो उन्होंने कब्जा कर लिया, इसका मतलब अब वैसे भी 20% उनके पास चला गया है। एक्चुअली ऐसा है, जो उन्होंने कब्जा किया है जितना क्षेत्रफल, उसमें 80% मिनरल्स हैं दिनेश, और जो बाकी में सिर्फ 20% है, एग्रीगेरियन जो है वही बच गया है। सर लेकिन ट्रंप को कोई ट्रंप के अंदाज में मिले तो कैसा लगेगा जरा देखिए। हाथ मिलाते वक्त ट्रंप का संतुलन बिगड़ा। ये खबर फ्लैश कीजिए जरा। डच किंग ने ट्रंप को अपनी तरफ खींचा। विलेम अलेक्जेंडर के खींचते ही हड़बड़ाए ट्रंप। देखिए हाथ कैसे मिलाया गया। ये शायद ज्यादा पुशअप मारते होंगे राजा साहब। इन्होंने यूं हाथ मिलाया और खींच लिया अपनी तरफ। बड़े बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। देखिए ट्रंप साहब ये खींच भी रहे हैं, थोड़ा पीछे की तरफ, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ भी रहे हैं। बाद में शायद कैमरा हटने के बाद कहा होगा, यार ऐसे क्यों मिलाते हो हाथ? सबके सामने यार हाथ दबा दिया तुमने वैसे यार, जोर से लग गई मुझे। और बट ये बात है, देखिए ना, आपने जैसे पिछली बारी उसमें बताया ना कि ये रशिया ने कब्जा कर लिया, ये उसी वक्त कब्जा करा। अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन की मीटिंग हुई थी नेटो की, और जब नेटो वालों ने कस्में खाई थी कि हम 5% बढ़ा देंगे अपना और डिफेंस बजट कर देंगे और मार देंगे, काट देंगे, आर्टिकल 5 है नेटो का,
सब कुछ। और हम यूक्रेन को लेके क्या बोला था नेटो ने कि यूक्रेन आएगा नेटो में, ये बात खत्म नहीं हुई है, हम लोग वचनबद्ध हैं कि यूक्रेन को नेटो में लेकर आएंगे। उसने बोला ठीक है तुम लेकर आना, तुम अपनी मीटिंग करो, जरा मैं एक दो गांव और गया। नेटो का गाजर कैसे लटकाया जाता है ये यूक्रेन से आप पूछिए, ऑपरेशन सिंदूर पर। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दूं, मिसाइल से हमला करने के लिए तैयार थी नेवी। टारगेट पर पाकिस्तानी नौसेना के जहाज थे। ये कहा जा रहा है, जो आप कह रहे थे कि नेवी वालों अपना कंट्रीब्यूशन भी डालो, पूरी तरह तैयार थी नेवी। पर एक बात मैं आपको बता दूं, नेवी का हमने भी बहुत बोला, पर नेवी का जब हो जाता है ना, दैट इज द अल्टीमेट एस्केलेशन। अच्छा, इंडियन नेवी, अगर आप इंडियन नेवी लॉन्च कर देते हैं, अरेबियन सी में इंडियन नेवी बैठी है, अगर आप नेवी का, क्योंकि जब ये बोला था कराची पे हमला हुआ है, वी अज्यूम्ड कि इंडियन नेवी ने करा होगा, बिल्कुल, क्योंकि कराची पोर्ट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी आ रहा था कि भारतवासियों ने अटैक कर दिया, फिर बोला हैक हो गया, वो भी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन कर रहे थे। अगर यहां पे इंडियन नेवी को बोल देते, आईएनएस विक्रांत को बोल देते गो, आईएनएस अरिहंत को बोल देते गो, तो बहुत बड़े। मैं तो ये मानता हूं मेजर साहब, ये आपकी स्टेल्थ वाली दुआ है, दिख नहीं रही है, देखिएगा बहुत जल्दी रंग लाएगी। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं, सैम मानेकशॉ सर को आज याद करने का दिन है जी, आप कैसे याद करते हैं उनको? देखिए, आज ही के दिन उनका स्वर्गवास 2008 जी 2008 में 27 जून को उनका स्वर्गवास हुआ था। एंड वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट सन्स, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी हम जब आपको पता है मैं उनके घर गया था, मैंने कभी उनको देखा नहीं, मेरी कभी ऐसी किस्मत नहीं हुई, लेकिन मैं उनके घर गया, वहां पे उनकी पुरानी कार खड़ी थी, मैंने कार को हाथ लगाया, और ये मेरा क्लेम टू फेम है कि मैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के घर गया, और मैंने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के घर के अंदर मैं गया, मुझे वहां पे घर दिखाया गया, मैंने उनकी गाड़ी देखी, मैंने हाथ लगाया, और सच अ ग्रेट मैन, मतलब कि ही वॉज वन ऑफ द प्राइम पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। 13 दिन के अंदर पूरा गेम बदलने वाला वो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिसको आज भी हर एक इंडियन आर्मी वाला, मैं कह रहा हूं नेवी और एयरफोर्स सब लोग मिला के, राइट, दे थिंक ऑफ हिम नॉट जस्ट एज अ वॉर हीरो बट एज व्हाट अ लीडर ट्रूली शुड बी। कोई लीडर हो तो कैसा हो, हम कहते हैं सैम मानेकशॉ जैसा हो। सैम मानेकशॉ, जब इनके नाम के साथ फील्ड मार्शल लगता है तो लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ न्याय कर रहे हैं, नाम भी और ये पदवी भी, और एक फील्ड मार्शल उधर है। आप जानते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं। आज इसी के साथ प्रतिशोध को यहां विराम देते हैं। सर बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच। प्रतिशोध जारी रहेगा, हर दिन जुड़ते रहिएगा।